अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है 12.3 से स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 12.2 की थी, अब 12.3 करेंगे। 12.3 says calculating averages and ranges for frequency data. So for the list of data that you have calculated, averages have been quite small. Once you start to get more than 20 pieces of data, it is better to collect the data with the same value together and record it in the table. Such a table is known as a frequency distribution table or just a frequency distribution. तो अब यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं कि अब हम लोगों ने सिंपल काम नहीं करना, अब हमारा काम मुश्किल होता जा रहा है। हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को यूज करना है, जो कि हर एक चीज की, जैसे हमारे पास ये डाइस है, ये थ्रो किया, इसकी एक अकरिंग हुई, जैसे 4 की, ठीक है, 4 कितनी दफा आया उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी यानी कि अकरेंस, कितनी टाइम्स कि मतलब हम लोगों ने जब भी डाइस को रोटेट किया तो कब कब जो है हमारे पास ऊपर 4 शो हो रहा था। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये उसकी अकरेंस है। तो यहाँ पे उसने कहा कि 17 टाइम्स उसकी फ्रीक्वेंसी है, या फिर उसकी अकरेंस है, या उसकी अपीयरेंस है। तो 17 टाइम्स जब हमने रोल किया तो 17 टाइम्स हमारे पास ये आया, और हमने टोटल कितने टाइम्स रोल किया, 100 टाइम्स। तो अब 100 टाइम्स का टेबल बनाना इज हार्ड, तो इसकी वजह से हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को यूज कर रहे होते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को यूज करते हुए हम लोग में मीन पे क्या डिफरेंस आएगा। जब भी हमने जैसे 100 थ्रोज की हम लोग बात करें, सेम एग्जांपल को लेकर चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसने हमें बताया कि 16 वंस अपीयर्ड गिविंग अ सब टोटल ऑफ, इन दोनों को टाइम्स टाइम्स करेंगे तो इसका मतलब है 16 टाइम्स। 13 इंटू 2 करेंगे, इन दोनों को आपको इसमें टाइम्स करेंगे, यानी कि नंबर कितनी दफा, कौन कौन सा नंबर कितनी दफा आया। 1 कितनी दफा जब हमने थ्रो किया तो हमारे पास 1 आया। डाइस डाइस हमने कितनी दफा थ्रो किया कि हमारे पास 1 नंबर आया, 16 टाइम्स। तो 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 17 से, 5 को 19 से, 6 को 21 से, एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग सारे जो है जो कैलकुलेट करेंगे, और हमारे पास यहाँ पर देखो, ये चीज जो लिखा हुआ है नंबर शोइंग ऑन द अपर फेस, ये यहाँ लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखी हुई है, और फिर फ्रीक्वेंसी टाइम्स नंबर ऑन द अपर फेस। तो इसको 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 16, 2 को 13 से किया, इस तरह सारी वैल्यूज आ गई। हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मीन। वैसे हमारे पास मीन जब हम लोग प्रीवियसली कैलकुलेट करते थे, हम लोग नंबर 1 वैल्यू प्लस नंबर 2 वैल्यू प्लस नंबर 3 वैल्यू, उसको फिर हम लोग डिवाइड कर देते थे 3 से, तो इस तरह से हमारे पास मीन निकल आता था। अब हम लोग इस तरह से मीन नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे, पहले फ्रीक्वेंसी और नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास लिस्ट आएगी इनको अब ऐड करेंगे, ठीक है। इसको ऐड करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, टोटल थ्रोज से। टोटल थ्रोज क्या है, 100। तो 100 से टोटल स्कोर को टोटल थ्रोज से डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर तब आएगा। अदरवाइज हमारे पास आंसर नहीं आएगा। अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दूं और डिवाइडेड बाय 100 कर दूं, डिवाइड बाय 6 कर दूं, तो वो इनकरेक्ट है, वो का आंसर आपका वैलिड नहीं है। ये यहाँ पे जैसे 16 लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 इंटू 16। फिर यहाँ 26 की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस 2 इंटू 13 प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से करके ये सारी चीजें ब्रैकेट्स में लिख के, फिर प्लस लगा के, फिर ब्रैकेट में लिख के, फिर प्लस लगा के, ऐसे भी सॉल्व करके डिवाइड बाय 100 वो 100 कर सकते हो टू सेव द टाइम। बट उस उनको भी दोबारा से सिंप्लीफाई करके ऐसे ही फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास मीन कैलकुलेट होगा। और अगर हम लोगों ने मीडियन कैलकुलेट करना है, एज एन कि हमारे पास अब हम हमारे पास मीडियन में हम लोग दो चीजें देखते थे ना, कि क्या नंबर ऑड है। ऑड हो जाता तो हम करते थे n+1 डिवाइडेड बाई 2, और जो प्लेस होती थी, और जो हमें एक नंबर मिल जाता था nth प्लेस, ठीक है। nth प्लेस पे जाके हम लोग देखते थे, पहले ऑर्डर, पहले असेंडिंग ऑर्डर में सारी लिस्ट को लिखते थे, फिर हम लोग nth प्लेस वाली जो भी टर्म होती थी उसको अपना मीडियन कह देते थे। जब इवन होता था तो हम कहते थे कि हम अब हम लोगों ने उसके मिडल n/2 करना है। n/2 से हमारे पास लेट से nth प्लेस निकलेगी, nth प्लेस और n+1, ये दोनों प्लेसेस को निकाल कर इन दोनों का मीन लेके हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। हम लोग मीडियन ऐसे कैलकुलेट कर रहे होते थे। अब हमारे पास अगर 100 थ्रोज है, इसका मतलब है कि मीडियन भी हमारे पास वैसे ही निकाला जाएगा कि 100 डिवाइड बाई 2 किया, 100 इवन था तो हम लोगों ने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की, 100 डिवाइड बाई 2 50। इसका मतलब है 50 और 51 प्लेस पे जो भी वैल्यू है वो हमारा आंसर है, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारे पास ऑड मीडियन हो, यानी 100 की जगह 99 होता, तो हम 99 99+1 करते,
और डिवाइड बाय 2 करते यानी 100 डिवाइड बाय 2 करते तो वो हमारे पास 50 आता था। तो जो 50th प्लेस पे जो भी वैल्यू होती वो हमारा मीडियन होता। उसमें हम लोगों ने मीन नहीं निकालना था उन दो वैल्यूज का। लास्ट दो पेयर का जो पेयर मिडिल पेयर है उसका हमने मीन नहीं निकालना था। ठीक है। ओके, अब मॉड की बात करते हैं। मॉड का मतलब क्या है? वो वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा अकरेंस है। तो ये तो हम लोग देखते साथ ही बता सकते हैं, इसमें कुछ चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। हम लोग देख के बता सकते हैं 16 17 बड़ा है, 21 सबसे बड़ा है। तो 6 जो है वो हमारा मॉड होगा क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा अकरेंस है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है। और रेंज में हम लोग बस लार्जेस्ट जो भी वैल्यू लार्जेस्ट होती है, जैसे यहाँ पे 6 थी और स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है, उसको हम लोग आपस में माइनस कर देंगे तो हमारी रेंज जो है वो 5 है। ओके, अब हम लोग डेटा को स्टेम एंड लीफ डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। स्टेम और लीफ डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट होती है? ऐसे, यहाँ पे हमारे पास स्टेम होते हैं और यहाँ पे उसके लीव्स होते हैं। ठीक है। तो स्टेम और लीफ डायग्राम्स के अंदर जो भी हमारे पास, मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ तो हमें ये एक वर्कड एग्जांपल की स्टेम और लीफ नजर आएगी जिसके थ्रू हम लोग अपना मीन मीडियन रेंज समझ लेते हैं। अब हमारे पास ये मीन है। मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे आप इसको रीड करें 02, 05, 06, ये 11, यानी कि ये 11 बन गया। अगर मैंने इसको रीड करना है तो ये बन गया 05 या फिर 5। अगर मैंने इसको रीड करना है तो ये बन गया 21। तो इन सब वैल्यूज को ऐड करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ लीव से, तो हमारे पास मीन निकल आएगा। ठीक है। मैं इसको वर्कड एग्जांपल से बताती हूँ। वर्कड एग्जांपल में अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर पार्ट ई देखें, पार्ट ई में उसने क्या किया है? पार्ट डी और पार्ट ई दोनों कंबाइंड है। ठीक है। तो यहाँ पे उसने पहले टोटल कस्टमर्स निकाली, सारे रो 1 और रो 2 और रो 3 को ऐड किया। देखो, रो 1 में 02, 05, 05, 06, 06, इस तरह से उसने सारे ऐड किए। फिर इस तरह सारे ऐड किए, इस तरह से ऐड किए, फिर इन तीनों को आपस में तीनों रोज को ऐड किया और उसको पता चल गया टोटल 174 कस्टमर्स है। और मीन निकालने के लिए उसने क्या किया है? उसने हमारे पास 1 सेकेंड, अच्छा, उसने 174 को डिवाइड कर दिया है हमारे सामने वो 16 से, क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यूज जो है वो 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 से डिवाइड कर दिया। इसके पास 10.875 कस्टमर्स पर हाफ आवर आ रहे हैं। तो इस तरह से मीन आ गया। मीडियन निकालने के लिए तो कोई इशू ही नहीं है। मीडियन के लिए उसने क्या किया कि दोनों प्लेसेस को 11 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, यानी 8th और 9th प्लेस था ना, तो वो 8th और 9th प्लेस पे 11 और 11 आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है और ये 13 आ रहा है, तो उसने इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया। हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमें मजीद समझ आ जाएगी। और अक्रंस देखो सबसे ज्यादा 6 की है, तो 6 हमारा मॉड है। और हमारे पास रेंज जो है वो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 21 माइनस 2 जो सबसे ज्यादा छोटी है, तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। विद मोर प्रैक्टिस हमें ये चीजें समझ आ जाएंगी। एक दफा इसको भी रीड कर लिया जाए, इफ यू वांट टू रीड इट। नाउ कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड कैलकुलेट द मीन, द मीडियन, द मोड, द रेंज। ओके, सबसे पहले हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं। और एक टेबल भी बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। अब मैंने बस ये छोटा सा टेबल बना दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तब हमारे पास हमने तीन तीन पॉइंट्स बनाए हैं, नंबर, फ्रीक्वेंसी और नंबर टाइम्स फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले नंबर, यहाँ पे कि यहाँ पे कितनी डिजिट्स अवेलेबल है हमारे पास, फिर उसके बाद हम उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे कि कितनी उसकी अकरेंस है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 हमें नजर आ रहा है तो हम 1 सबसे ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है। और 1 कितने टाइम्स है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं और कैंसर डिजिट। 2 भी हमारे पास नजर आ रहा है और 3 भी है हमारे पास, 4 भी है, 5 भी है, 6 7 8 भी नजर आ रहा है
एंड इवन 9 भी नजर आ रहा है. इज देयर एनी वैल्यू जो कि इससे ग्रेटर हो? आई डोंट थिंक सो. आई कैन नॉट फाइंड इट. सो लेट्स गो फॉर इट. अब 1 कितने टाइम्स आ रहा है? हम लोग रो वाइज चेक करेंगे. ठीक है, पहले रो 1, फिर रो 2, फिर रो 3. तो 1 2 3 4 5 6 and 7, I think. You can always double check if you are not sure about it. ठीक है, so it's always good to double check it. 1 2 3 4 5 6 7. I think yes, we are right. For 2, let's do it. 1 2 3 4 5, and that's it. So we have number 2 5 times. But now we'll go for 3. 1 2 3 4 5. That's it. Now look for number 4. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Did we count this one? I'm not sure. I'm removing all the 4s that I cut. Okay. So now again we are going to count again 4. So now I think it's going to get confusing if I'm going to go row wise. I'm going to go for a column wise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So there were 9. I did not count it before. अब हम लोग 5 को calculate करें. It's all on you if you want to go column wise or row wise. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So it is 9 as well. Now look for 6. We have 1 6 2 6 3 6 4 6. That's it. Number 7. This entire line has been done. This entire has been done. Okay, this entire has been done. This entire has been done. This entire has been done. So that I'm not going to look at it. For 7, we have 1 7 2 7 3. For 8, we have 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8. For 9, we have 1 2 3 3. So now we have to or we can also double check it कि हमारे पास कुछ मिस तो नहीं हो गया. अब हम एक दफा फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग ऐड भी करना चाहें तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कोई मिस्टेक हुई है या नहीं हुई है. तो मेरे पास टोटल आ रहे हैं वैल्यूज 50. तो अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे पास क्या वाकई 50 वैल्यूज हैं तो मैं उसको यहाँ से भी दोबारा से एक दफा काउंट करके चेक कर भी सकती हूँ. तो हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 टाइम्स 3 करूंगी और -1 करूंगी क्योंकि एक ब्लॉक खाली है और मेरे पास आंसर 50 ही आ रहा है. दैट मीन्स we did not make any mistakes and we did not leave any point. I know ये टाइम थोड़ा सा tedious है, थोड़ा सा इसने ज्यादा टाइम ले लिया, but these things are essential in order to do something. तो अब हम लोगों ने ये निकाली. अब हम लोग मीन निकालेंगे. मीन निकालने के लिए क्या है, हमें उसको नंबर टाइम्स फ्रीक्वेंसी करना पड़ेगा. तो 7 टाइम्स 1 7, 5 2 टाइम्स 2 10, 3 5 15. मैं इसको यहाँ पे टोटल पे लिखती हूँ, यहाँ पे 50. ओके ओके. उसके बाद 4 टाइम्स 9 is going to be 36. 5 times 9 is going to be 45. 24 21 40 21. ओके. तो हमने ये जो है वैल्यूज निकाली. ओ सॉरी 27. 9 टाइम्स 3 is 27. अब हम लोग इनको ऐड करेंगे. नंबर टाइम्स फ्रीक्वेंसी को हम टोटल ऐड करेंगे. 7 + 10 + 15 + 36 + 45 + 24 + 21 40 and 27. It combines to be 225. ठीक है. अब हमारे पास हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं. मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
कि जो हमारे पास नंबर टाइम्स फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी से। तो अब हम लोग को मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 225 डिवाइडेड बाय 50, तो हमारे पास मीन आ जाएगा 4.5। ओके, मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने नंबर को सॉर्ट किया हुआ है तो हम लोग को इसी तरह से रहने देना है। हम लोगों ने देखना है कि क्योंकि हमारे पास 50th, हाँ टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स आर 50, तो ये इवन नंबर है, इसका मतलब है इसका हाफ क्या होगा 25, और 26 वैल्यू जो है ये पेयर हमने लेना है। 25 और 26 पेयर हम लोग किस तरह से निकालेंगे, हम इनको इसकी फ्रीक्वेंसी को जंप काउंट करेंगे। मैं बताती हूँ फ्रीक्वेंसी का जंप काउंट हम लोग किस तरह से करते हैं। फ्रीक्वेंसी का जंप काउंट हम इस तरह से करेंगे कि हमारे पास 7, अगर हम लोग सिंपली 7 + 5 करें तो क्या वो क्या बनता है, 7 + 5 12, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ तक हमारे पास 12 है। तो फिर अगर हम लोग 12 + 5 करेंगे तो हमारे पास बन गया 17, यानी इस रो तक हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही। अच्छा, अब 17 आ गया, 17 + 9, 17 + 9 इज 26। अब ये 26 है, इसका मतलब है कि इस लाइन के अंदर, इस रो के अंदर ही हमारी वैल्यूज आएंगी। यानी देखा जाए ना तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे 1 1 1 1, 7 टाइम्स 1 लिख रहे होंगे, फिर उसके बाद 5 टाइम्स 2 लिख रहे होंगे कॉमा लगा के, फिर हम 3 पे चले जाएंगे तो 25 पोजीशन या 26 पोजीशन जो आएगी वो 4 के ऊपर आएगी। यानी कि 4 4 4 4 4 होगा ना, अगर जैसे ये देखो 4 4 4 है तो ये दोनों 25 और 26 प्लेस है। मैं दोबारा लिखाती हूँ, ऐसे होगा ना 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4। लेट्स इसमें दरमियान में भी और बहुत ज्यादा टर्म्स हैं, तो 4 4 की जो दरमियान वाली टर्म्स है ना, ये 25 है और ये 26 पोजीशन है। तो क्योंकि दोनों ही 4 4 है तो हमारे पास मीडियन का जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास 4 ही आएगा। 4 + 4 डिवाइड बाय 2 भी कर लो तब भी आंसर सिमिलर ही आ रहा है, तो हमें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा मीडियन के लिए। अब मॉड निकालना है, मॉड का मतलब है सबसे तो फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। अगर हम लोग देखें हमारे पास सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हमें नजर आ रही है वो 4 और 5 की है, ये भी 9 टाइम्स है, ये भी 9 टाइम्स है, तो हमारा मॉड जो होगा वो होगा 4 एंड 5। ओके, रेंज जो है वो हम लोग नंबर के ऊपर देख के करते हैं, तो हमारे पास रेंज क्या होगी 9 - 1, तो 8 आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये मैंने काफी डिटेल में इसलिए करवाया है ताकि कोई आगे फर्दर प्रॉब्लम ना आए और जो भी है हम लोग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सके फर्दर। ओके, now I'm gonna remove this insert. Okay, so now question number 2, tickets for a circus were sold at the following prices, present this information in a frequency table। अब फ्रीक्वेंसी टेबल में हमने ये भी वैल्यूज को जो है प्रेजेंट करना है। मैं टेबल रिमूव नहीं करना चाह रही थी, दैट्स व्हाई मैंने उसको बस इरेज कर दिया। ओके, अब हमारे पास, अब हम लोगों ने इसको फ्रीक्वेंसी टेबल में करना है, हम लोग नंबर की जगह यहाँ पे प्राइस समझते हैं इसको। ओके, तो हमारे पास प्राइस है 6.50, हमारे पास प्राइस है $8, हमारे पास प्राइस है $10। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये आ रही है 180 टाइम्स, ये आ रहा है 215 टाइम्स और ये आ रहा है 124 टाइम्स। इसको टोटल करेंगे, फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट 519। मैंने इन वैल्यूज को ऑलरेडी एडवांस में जो है कैलकुलेट कर लिया, और जब इनको टाइम्स करेंगे 6.5 और 180 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट 1170, 1720, 1240 फॉर दिस वन, और जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट 4130। ये कोई हेक्टिक काम है थोड़ा सा जो इसको कैलकुलेशन वाला, you have to do that on your own। तो ए पार्ट हमने कर लिया। B part says calculate the mean price of the ticket sold, give your answer to 3 significant figures। तो उसमें हमने mean में क्या करते हैं if you want to remember it like this, आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, number times frequency divided by frequency। So this is going to be 4130 divided by 519। Okay, so you are going to get 7.96। Okay, I'm going to write more, but उसने कहा 3 significant figure, तो I think this answer is sufficient। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, $7.96, इस तरह से हम आंसर लिख लेंगे। ओके,
on to question number 3. Question number 3 says, question number 3, 4, 5 में I think उन्होंने हमें अब जो है टेबल दे दिए, अब हमें खुद टेबल बनाने की जरूरत नहीं है as such. तो question number 3 says, a man kept count of a number of letters he received each day over a period of 60 days. The results are shown in the table below. Number of letters received per day और फिर उसकी frequency given है और उसने कहा for this distribution find mode, median, mean and range. So number of letters per day, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे frequency है. अब हम लोग एक frequency times number, इसको भी मैं बल्कि ना कलर चेंज करती हूँ क्योंकि ये विजिबल नहीं होगा ब्लैक के साथ ही ब्लैक. तो हम लोग ये अभी टेबल खैर बाद में बनाते हैं, इसको हम छोड़ भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, अभी नहीं बनाते. मॉड फाइंड करना है. मॉड का मतलब है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 0 की आ रही है, तो उसकी 28 वैल्यू है. तो आंसर में क्या लिखेंगे, 0. आंसर में फ्रीक्वेंसी नहीं लिखनी, आंसर में नंबर ऑफ लेटर्स पर डे की वैल्यू लिखनी है. ठीक है, उसका इक्विवेलेंट जो प्लेस है वो उसको लिखना है. मीडियन, मीडियन के लिए अब हमें पता है टोटल कितने डेज है, 60. तो n+1 डिवाइड बाय 2 हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि सॉरी n डिवाइड बाय 2 फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये इवन है. तो 60 डिवाइड बाय 2 हमारे पास 30 आ जाएगा. तो यानी 30 और 31 प्लेस पे जो वैल्यू है वो हमारा आंसर है. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग ये जंप करेंगे. ठीक है, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी 28 है, 28 प्लस 21, 28 प्लस 21 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 49. तो यानी इसके आगे जो है वो 49 है, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, 30, 31. यहाँ इस पॉइंट पे अगर हम लोग खड़े हुए, इस पॉइंट पे जो मैंने एरो लगाया, इस पॉइंट पे अगर हम खड़े हुए तो यहाँ पे तो 28 है, इस पॉइंट पे खड़े हैं तो 49 है. ठीक है, या मैं बताती हूँ, ये देखो इस पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू 0 है, आहिस्ता 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 आगे जाएंगे इस पॉइंट तक, एंड तक, यहाँ 28 वैल्यू है. ठीक है, यहाँ पे भी 28 वैल्यू है, फिर आहिस्ता 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 जाएंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पे 49 हो चुकी है. हम ऐड कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, तो इसका मतलब है कोई 28 और 49 के दरमियान में यहाँ पे कोई वैल्यू होगी जो कि 30 और 31 की पोजीशन रखती होगी. सही है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो मॉड तो 0 था, मीडियन जो है ना वो हमारे पास हो जाएगा 1. ठीक है, मीडियन का 1 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास इस पोजीशन में ही कोई वैल्यू होगी. तो चलो इसको अगर हम लोग ये भी करना चाहें 1+1 डिवाइड बाय 2 तो तब भी आंसर 1 ही आएगा. तो ये मीडियन जो है हमारे पास 1 आ जाएगा. आई होप दिस वाज क्लियर. क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक फ्रीक्वेंसी 28 है, 28 के बाद यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी जो कि 30, 31 प्लेस पे होगी. ये इस तरह से है ना, 0, 0, 0, 0, 28 टाइम्स 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1 until 49 टाइम्स. तो ये 21 टाइम्स हमने इसको 1 1 लिखी जाना है, तो 1 कहीं यहाँ पर आके वैल्यू आएगी उसकी, इसलिए वो 1 ही आंसर आएगा. अब मीन की बात है, मीन को हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है. मीन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे 0 टाइम्स 28 प्लस 1 टाइम्स 21 प्लस, कैलकुलेटर में डायरेक्ट इस तरह से लिखा जा सकता है. ठीक है, ऐसे करके कैलकुलेटर में बस लिखी जाओ 2 टाइम्स 6 प्लस 3 टाइम्स 3 प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस 5 टाइम्स 1, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 51. ओके, तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, 51 डिवाइड बाय टोटल, टोटल वैल्यू क्या है 60. तो 51 डिवाइड बाय 60 हमारे पास बनता है 0.85. तो ये हमारे पास मीन आ गया. रेंज जो है वो हम लोग इनको देख के करते हैं, 5 - 0, तो हमारे पास रेंज जो है वो 5 ही रहेगी. इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे होंगे. आई होप दिस इज क्लियर. Question number 5, question number 4, a survey of the number of children in 100 families gave the following distribution. और अब इस डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड मीडियन मीन फाइंड करना है जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है टू द प्रीवियस क्वेश्चन. तो मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगी कि इस क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम जैसे हमने क्वेश्चन 3 किया वैसे ही है, 4 किया है, 3 किया वैसे है क्वेश्चन नंबर 4. पर इसमें फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन लेट मी नो, आई विल गाइड. But now we are going to question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है कि हमारे पास कुछ मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं स्टूडेंट्स के और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमें प्रोवाइडेड हैं. फिर उसने कहा है फाइंड करें मॉड मीडियन मीन. फिर उसने कहा है कि क्लास टीचर्स आज टू रिपोर्ट. चलो हम कुछ डी पार्ट बाद में देखते हैं.
तो हमारे पास जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पहले मॉड कैलकुलेट करना है। मॉड देखें अगर हम लोग, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जो मार्क्स ऑब्टेन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, उस उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी फ्रीक्वेंसी को हम चेक कर रहे होंगे। तो 6 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने सबसे ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अब याद से हम लोगों ने रियलाइज करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टर्म नहीं यूज की थी, बल्कि मैं एक ऊपर वाले पार्ट में भी दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को भी अगर हम लोग देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसने हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दिखाई। उसने यहाँ पे जैसे क्वेश्चन 3 में उसने यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ लेटर्स एक तरफ और एक तरफ फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने फ्रीक्वेंसी का वर्ड नहीं यूज किया, तो हमने खुद आइडेंटिफाई करना है कि हमारी फ्रीक्वेंसी है कौन सी। अब अगर हम देखें 0 के अंदर 4 है, जो वैल्यू ज्यादा वेरी कर रही है ना, वो हमारी ज्यादातर फ्रीक्वेंसी होती है। तो नंबर ऑफ फैमिलीज जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। यूजुअली फ्रीक्वेंसी सेकंड कॉलम हो गई या सेकंड रो भी, इस चीज से भी इसको याद किया जा सकता है। तो ये नंबर ऑफ फैमिलीज को देखो, ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है। और जब भी हम लोग मॉड की वैल्यू लिख रहे होते हैं, मॉड में हम लोग फ्रीक्वेंसी नहीं लिखते, हम फ्रीक्वेंसी के जो एडजेसेंट जो वैल्यू होती है, जो उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, हम वो यूज कर रहे होते हैं। इस चीज का ख्याल रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है। तो जब उसने मॉड मांगा तो हमने कहा ये इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, 8। 6 नहीं लिखना, इस चीज का ख्याल रखना है। मीडियन जो है, मीडियन हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, हमें उनको पहले काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको काउंट करने के लिए हम देखेंगे हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं। 1+3, मैंने इनको ऐड नहीं किया हुआ, तो मैं जल्दी से ऐड करती हूँ। 4+6+3+2, so I'm going to get 30। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी टोटल इज 30। तो इसका मतलब है 15 हमारी वैल्यू होगी, 15 या 16। यहाँ पर हमारे पास 0 है, यहाँ तक 1 पे आ गए। ओके, 1+0 1, 1+3 4, 4+2 6। हमने कहाँ पे पहुंचना है, 15 16 तक। 6 8 9 10 11 12 तक पहुंच गए। 12 13 14 15, 15 यहाँ पर आया, यानी एक वैल्यू हमारे पास 6 है। और फिर 16 के लिए हमें अलग वैल्यू चाहिए होगी, यानी 7। तो 6+7 15 और 16th प्लेस पर 6 और 7 वैल्यू मिली, तो 6+7/2, तो हमारे पास 6.5 आंसर आ जाएगा। तो मीडियन क्या आएगा, 6.5। मीन कैसे आएगा, मीन हम लोग वही नंबर फ्रीक्वेंसी और उसको मल्टीप्लाई करके, यानी कि इनकी इन दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कह लो मार्क्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 0 1 is 0, 0 3 2 is 6, 3 2 is 6, 4 2 is 8, 5 4 is 20, 6 3 is 18, 7 4 is 28. Okay, and 8 6 is 48, 27 and 20। ओके, हम लोगों ने ये सारी वैल्यूज लिख ली, और अब हम जब इनको ऐड करेंगे ना, ये जो हमारे पास ये सारी छोटी छोटी वैल्यूज हैं, तो हमारे पास आंसर टोटल बन जाता है 181। मीन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 181 डिवाइड बाय 30, तो हमारे पास 6.03 जो है वो आंसर आ जाएगा। D part must guide the class teacher is asked to report on her class performance and want to show them to be doing as much as well as possible. What average should she include in her report and why? यानी कि अब उससे अपनी क्लास रिपोर्ट बनानी है कि बच्चों ने क्या मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो चाहती है सबसे अच्छी वैल्यू जो है वो चूज करे। तो उसको क्या यूज करना चाहिए, कौन सी वैल्यू यूज करनी चाहिए, वो वैल्यू यूज करनी चाहिए जो नंबर से ज्यादा हाईएस्ट है। सबसे 6.03 6.5 और 8 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ए पार्ट है, तो उसको मोड यूज करना चाहिए। मोड यूज करेगी 8, तो वो दिखाएंगे, इसका मतलब है कि मोस्ट स्टूडेंट्स, वो बात लिखेगी मोस्ट स्टूडेंट्स स्कोर्ड, बहुत ही गंदा स्कोर लिखा गया, मोस्ट स्टूडेंट्स स्कोर्ड 8/10। ठीक है, हालांकि हम देख सकते हैं 1 भी किसी ने किया हुआ है, 2 भी किया हुआ है, मतलब कुछ 2 लोगों के 10 मार्क्स में है, पर मेजोरिटी के 8/10 है। ऑल्दो वो सिर्फ 6 बच्चे हैं, 30 में से सिर्फ 6 बच्चों को हम लोग मेजोरिटी नहीं कह सकते, पर हम मोस्ट कह सकते हैं, क्योंकि हमने मॉड को यूज किया है, उसकी अकरन सबसे ज्यादा है, हम कहेंगे मोस्ट स्टूडेंट्स स्कोर्ड 8/10।
तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगेगी और टीचर जब रिपोर्ट जब भेजेंगी तो वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट शो करा रहा होगा। दिस टेक्निक इज वेरी यूजफुल, आप इसको इसीलिए यूज करते हो, मॉड मीडियन मीन को इसीलिए कैलकुलेट किया जाता है। ओके, ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। The mass of 20 soccer players were measured to the nearest kg and the stem and leaf diagram was produced. Redraw the stem and leaf diagram to make an ordered data set. अब हम लोगों ने इसको बस अब ordered वे में शो कराना है। Let me draw. Actually थोड़ा सा हम लोग इस साइड पे कर देते हैं, ठीक है। So this is going to be our stem, this is going to be our leaf, so this is going to be 4, फिर 6, ये तो वैसे ही रहेगा और ये सारे ऑर्डर्ड में, स्टेम ऑर्डर्ड में है तो हम स्टेम्स को ऐसे एज इट इज लेने देंगे, सही है। अब हमारे पास सबसे पहले 4 नहीं आना चाहिए, पहले 0 आने चाहिए, तो 0 0 4 एक ना ऑर्डर में ही लिखना है, यानी देखो इस ये लाइन इसके नीचे ये है, कंबाइन करके मिक्सअप नहीं करना। अब उसके बाद 7 8 9 5 में ऑर्डर करेंगे तो 5 7 8 9 बन जाएगा, 5 7 8 9, इन चीजों का ख्याल रखना है। अब इसको ऑर्डर करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 1 1 2 3 3, ये बन जाएगा 6 6 8 9 और ये बन जाएगा 0 4। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये अब ऑर्डर्ड हो गया, तो ये पार्ट हमने कर लिया। हाउ मेनी प्लेयर्स हैव अ मास ऑफ 60 kg kilograms और मोर। अब हम इसको सिंपली काउंट कर लेंगे, अब हमें बस इसको रीड करना आना चाहिए, यानी 4 6 इसका मतलब है 46, 5 0 इसका मतलब है 50, 6 1 इसका मतलब है 61। अब हम लोगों ने क्या करना है, 60 kgs और मोर, तो एक 60, अब मैं इसको अपने पेन को कर लेती हूँ दूसरे कलर में, तो ये ब्लैक हो गया, 60 kgs तो ये हो गया, ठीक है। तो 60 61 62 63 और ये सारे अब काउंट करने हैं, तो हम सिर्फ लीव्स को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 12। How many players have a mass of 60 kilograms or more? 12 players. Why is the mod not a useful static for this data? अब वो यहाँ पे यूजफुल क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऐसी वैल्यूज हैं जो कि रिपीट हो रही हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास 50 जो है वो ये 2 दफा आ रहा है, 51 अगर हम लोग देखें 50 हमारे पास 2 दफा आ रहा है, फिर हमारे पास 61 भी हमारे पास 2 दफा आ रहा है, 63 भी हमारे पास 2 दफा आ रहा है, 66 भी हमारे पास 2 दफा आ रहा है, यानी कि देयर आर मेनी मल्टीपल वैल्यूज जो है वो रिपीट हो रही हैं, और वो भी इक्वली मल्टीपल वैल्यूज। अगर होता ना एक या दो वैल्यूज की अकरेंस ज्यादा होती तो हम लोग कह देते कि ठीक है, पर यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज रिपीट इक्वली, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट वेरी यूजफुल। व्हाट इज द रेंज ऑफ मासेस, मासेस का रेंज देखनी है तो हमने सबसे बिगेस्ट वैल्यू जानी कि हमारे पास जो 74 है, और ये देखो ये 7 और ये 4 74 माइनस 46, तो हमारे पास आंसर आएगा 28 kgs। व्हाट इज द मीडियन मास ऑफ द प्लेयर, मीडियन मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 20 सॉकर प्लेयर्स हैं, तो 20 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 10th और 11th प्लेस पे जो वैल्यू है उसका अब हम लोग देखेंगे हमारे पास वैल्यू, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10th पोजीशन है, ये 11th पोजीशन है, ओके। इसका मतलब है 61 प्लस 61 डिवाइड बाय 2, ओके। Oh wait, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ। तो ये दोनों पोजीशन है 61 प्लस 61, तो हम लोगों ने इसको यूज करना है और फिर हम लोग जो है उसके अकॉर्डिंगली आंसर बताएंगे कि 61 प्लस 61 जो है वो हमारे पास क्योंकि सेम आ रहा है तो हमारे पास आंसर 61 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स produced by a machine every hour over a 24-hour period is this. Using two intervals for each stem, draw an ordered stem and leaf diagram of the data. अब उसने हमें कहा है क्वेश्चन में कि अब हम लोगों ने जो स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनानी है
उसके अंदर स्टेम में 2 वैल्यूज होनी चाहिए। इसी वजह से उसने हमें कहा है यहाँ पे कि आपके पास 2 इंटरवल्स फॉर ईच स्टेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बनाती हूँ डायग्राम। सही है, तो ये हमारे पास स्टेम बन जाएगी और ये हमारे पास लीफ हो जाएगा। उसके ऊपर स्टेम और लीफ लिखना जरूरी है। और जब हम खुद बना रहे हैं अब डायग्राम, तो उसके अंदर हमें की भी लिखनी जरूरी है। ठीक है, तो फिर हम की लिखेंगे, पर पहले हम इसको ऑर्डर में भी करना जरूरी है। ठीक है, इसको केयरफुली पहले तो हम देखेंगे ना, हमारे पास 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, और बस। तब हम लोग इसको 12, 13, 14, 15 इस तरह से हमने बना दिया 12, 13, 14, 15। ओके, ये हमारे पास बन गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनकी जो वैल्यूज है ना 1, 2, 3, इनको ऑर्डर में लिखना है। तो अगर मैं देखूँ, हमारे पास एक 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, थोड़ा स्पेस कम देती हूँ क्योंकि मतलब 121 आ रही है, 125 आ रही है। अब इसको इसको ना बहुत केयरफुली देखना है सारा कुछ। चलो करते हैं हम। तो 12 वाले है ना, से पहले 12 12 पॉइंट लाइन कर लेते हैं ताकि हम सिर्फ उनको कंसिडर कर रहे हो। मैंने सारे 12 वाले को अंडरलाइन कर लिया। अब हम देखो, हमारे पास 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6, 6, 8, 8, 8, 9, 9, 6, 6, 8, 8, 8, 9, 9। ये हमने अब 122 120 वाले जो है वो सारे कलर कर दिया। मैं इनको डार्क इसलिए कलर कर रही हूँ ताकि हमारे पास कंफ्यूजन ना रहे और हम सारे काम इजीली कर सके। उसके बाद अब हम लोगों ने 13 वाले पे जाना है। ठीक है, 13 वाले को अब सारों को अंडरलाइन करते हैं। 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13। और अब 13 वालों को हम लोग लिखेंगे। So it is going to be 0, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 8। ये देखो, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 6 और ये रहा 8। अब 14 वाले करने हैं। 14 में अगर हम देखें तो हमारे पास एक है 0, एक और 0, फिर एक 2 है, फिर दोबारा एक और 2 है, 2 2 हो गए, फिर एक 3 है, फिर एक 6 है, और 15 का सिर्फ एक 0 है। तो हमने ये टेबल, अब हमने ये बना लिया है मीडियन। ठीक है, हमने पूरा एक स्टेम एंड लीफ डायग्राम बना लिया। डिटरमिन द रेंज। रेंज क्या है, सबसे लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। 150 माइनस 121, वी आर गोइंग टू गेट 29 एज अ रिजल्ट। ठीक है, तो हमारे पास 29 जो है वो आंसर आ गया। फिर उसने कहा फाइंड द मीडियन। टोटल हमारे पास वैल्यूज है 24, यानी 24 डिवाइड बाय 2 इज गोइंग टू बी 12, और 13th प्लेस हमने अब ट्राई कर लिया। तो अगर हम लोग देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 और 13 में क्या है, 2 और 3, 132 और 133। ठीक है, तो हमारे पास क्या यूज करेंगे हम लोग, 132 प्लस 133 डिवाइडेड बाय 2, तो वी आर गोइंग टू गेट 132.5। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन फिनिश होता है। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 12.3। ठीक है, 12.4 सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके।